अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम लोग डैमेज ट्यूब एंड प्लैंक्स के बारे में जानेंगे कि सऊदी अरब में अगर कोई ट्यूब डैमेज है या फिर प्लैंक्स डैमेज है तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है और किसको हम लोग डैमेज बोलते हैं और किस प्लैंक को हम लोग डैमेज बोलते हैं। क्या बेसिक चीजें हम लोग चेक करते हैं अगर कभी भी हम स्कैफोल्डिंग बनाते हैं तो स्कैफोल्डिंग बनाने से पहले जो एज अ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर हम स्कैफोल्डिंग मटेरियल का जो इंस्पेक्शन करते हैं तो उसमें जो डैमेज ट्यूब्स हो गए या फिर प्लैंक्स हो गए, इन चीजों में हम क्या क्या फोकस करते हैं, कौन कौन सी चीजें को देखते हैं ताकि हमें ये पता चल सके ये डैमेज है और इसका इस्तेमाल अरामको में अलाउड नहीं है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डैमेज टिप, फ्लेम कट ट्यूब, ये जो कट्स हैं, ये इस तरह के अगर कट्स होते हैं तो ये अलाउड नहीं होता है, हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये एक तरफ से नैरो होता है। दूसरा होता है क्रॉस कट ट्यूब, ये एक साइड से जो सर्कुलर होता है लेकिन दूसरे साइड से क्या होता है, एक क्रॉस कट होता है जो ट्यूब अलाउड नहीं होता है। दूसरा है मशरूम हेडेड ट्यूब, ये इस तरह के चीजें होता है कि जो बेंड हो जाता है या इस तरह से कोई चीज स्प्लिट जब मतलब बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है किसी न किसी चीज की वजह से, या फिर कभी भी जब ड्यूरिंग कटिंग हो गया इस तरह से, तो ये मशरूम हेडेड ट्यूब, इस तरह के ट्यूब्स अलाउड नहीं है। स्प्लिट एंड ट्यूब यानी जो कॉर्नर होते हैं ना, कॉर्नर ट्यूब के जो कॉर्नर होते हैं वहां पे स्प्लिट हो जाते हैं। तो वो स्प्लिट कितना हो सकता है, ये स्प्लिट अगर थोड़ा भी स्प्लिट होता है तो उसको हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये चीजें जो होती हैं जब हम इसका फोल्डिंग का लोड्स आता है तो ये ज्यादा ज्यादा बेंड होने के चांसेस ज्यादा होता है, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। बेंड ट्यूब यानी थोड़ा सा कर्व होता है या मुड़ा हुआ होता है, या फिर वेल्डेड ट्यूब या जो ट्यूब ऑलरेडी दो ट्यूब को एक साथ वेल्ड करके बनाते हैं उस टाइप का भी ट्यूब जो होता है हम लोग अलाउ नहीं करते ट्यूब का। और जैसे दूसरा चीज क्या होता है, जो क्रोजिव क्रोजिव ट्यूब जो होता है वो भी अलाउ नहीं है। कोई जंग लगा हुआ ट्यूब जो होता है वो भी हम इस्तेमाल नहीं करते जब भी हम कोई स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कर रहे होते हैं। तो इस चीज का इंश्योरिटी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ए स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर इस चीज की इंश्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी आप स्कैफोल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, क्योंकि ये स्कैफोल्डिंग का जो स्टेबिलिटी जो होता है अगर हमारे ट्यूब्स पे ही डिपेंड करता है। अगर हमने कोई डैमेज ट्यूब को इस्तेमाल किया हुआ है, उससे क्या हो गया, हमारे स्कैफोल्डिंग की स्टेबिलिटी रिड्यूस होता है, हो जाती है, और जिससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए कभी भी हम एज अ स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, ड्यूरिंग इरेक्शन और बिफोर इंस्पेक्शन इरेक्शन, जो एज ए स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर जो है हमें प्रॉपर स्कैफोल्डिंग मटेरियल का प्रॉपर इंस्पेक्शन करना चाहिए, और स्पेशली जो होता है हम ट्यूब्स का। चलिए देखते हैं इसका फोल्डिंग में प्लैंक्स के बारे में कि डैमेज के प्लैंक्स कौन कौन से हैं। जैसे ये देख रहे हैं स्प्लिट। स्प्लिट क्या होता है, अगर कोई प्लैंक्स के बीचों बीच या कॉर्नर में ऐसा एक स्प्लिट आ जाता है, दरारें आ जाती है, और वो दरारें क्या होते हैं कि जो प्रोसीजर है कि मैक्सिमम जो होता है ना 1 इंच का अगर स्प्लिट है तो आप इस प्लैंक का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं। अगर 1 इंच से ज्यादा का स्प्लिट होता है ना तो हम उसको मेटल बेंडिंग करते हैं। 1 इंची से या फिर 12 इंच के बीच में अगर स्प्लिट होता है ना, हम वहां पे मेटल बेंडिंग करके इस प्लैंक को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हमारा जो प्लैंक का स्प्लिट है ना मोर देन 12 इंच होता है, तब हम इस सिचुएशन में क्या करते हैं, इस प्लैंक को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, या फिर हम इस प्लैंक को कटिंग करके नॉर्मल सा दोबारा इसको न्यू प्लैंक्स बनाएंगे। इस चीज को इंश्योरिटी करेंगे कि जो प्लैंक का लेंथ होगा कम से कम 30 इंच होना चाहिए, लेंथ में होना चाहिए। अगर उससे छोटा प्लैंक होता है तो हम उसको यूज नहीं करेंगे, कम से कम 30 इंच लॉन्ग प्लैंक का हम इस्तेमाल करेंगे। मोस्टली अगर 1 इंची से ज्यादा या 12 इंची से ज्यादा स्प्लिट हो जाता है तो हम इस सिचुएशन में प्लेन को रिप्लेस कर देते हैं और इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। रैप्ड यानी बीचों से क्या होता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है, मुड़ जाता है, उसको बोलते हैं रैप। ये ब्रोकन हो गया, बीच से जो ब्रोकन होता है इसको हम इस तरह की चीजें हैं उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे प्लेटफॉर्म में। वंस या फिर कोई जल उल गिर जाता है, इस तरह की चीजें हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। ट्विस्टेड, ट्विस्टेड यानी एक साइड से कर्व हो जाता है, एक साइड से प्लेन होता है, एक साइड से कर्व हो जाता है। इसका प्रोसीजर क्या है अरमको में कि अगर जो ट्विस्टेड है ना मैक्सिमम जो है 13 mm तक है तो आप उसको अलाउ कर सकते हैं। अगर 13 mm से ज्यादा अगर ट्विस्टेड हो जाता है तो इस प्लैंक को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें कोई मेटल बेंडिंग या फिर कोई एडिशनल चीजें इस्तेमाल नहीं होता। इसमें क्या होता है कि आप इस प्लैंक को अगर जो ट्विस्टेड है वो 13 mm से कम है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर वहीं पे इसका जो ट्विस्टेड है वो 13 mm से ज्यादा हो जाता है, कर्व यानी ज्यादा हो जाता है, तब हम इस प्लैंक को रिमूव कर देंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे। इस प्लैंक को दोबारा हम किसी भी साइड में इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर डैमेज हुक आयरन का, अगर कोई आयरन का हुक होता है जिस प्लैंक में, पहले जो प्लाईवुड्स का एक प्लैंक होता था उसमें हुक लगा होता था, तो उस प्लैंक
प्लैंक का अगर कहीं पे हुक डैमेज है या हुक आयरन डैमेज है, इस तरह की चीजें कोई डैमेज होता है तो हम उसको यूज नहीं करते, क्योंकि ये सब चीजें क्या, अगर आपने इस पे इस्तेमाल किया, अगर ड्यूरिंग इरेक्शन के बाद में क्या होगा, जब आपने इसका फोल्डिंग में इसका डैमेज हुक आयरन का इस्तेमाल किया हुआ है, तो अगर उसमें प्लेटफॉर्म में जब भी कोई वर्कर जाएगा काम करने के लिए, तो वहां पे लोड आएगा, और जब आपका हुक आयरन ऑलरेडी डैमेज है, तो ये क्या होगा, ये प्लैंक जो है फेल होने का, ऊपर से गिरने का चांसेस होता है। इसके लिए कभी भी इस तरह के हम लोग हुक वाले डैमेज हुक वाले आयरन जो प्लैंक्स होता है इसका इस्तेमाल नहीं करते। मोस्टली जो अभी जो रिसेंटली हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो होता है स्टील प्लैंक। मोस्टली हर जगह अरामको में स्टील प्लैंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो स्टील प्लैंक अच्छा होता है वुडन प्लैंक के लिए। लेकिन बहुत से जगह जैसे ऑफशोर यूनिट में जो हमारे एलवीएल प्लैंक्स है, तो वो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि वहां पे पानी का ज्यादा बहाव होता है। तो वहां पे हमारा स्टील प्लैंक के बेटर हमारे पास जो ऑप्शन होता है वो एलवीएल प्लैंक, वो सबसे बेहतरीन होता है। तो इस चीज का भी एक एज का फोल्डिंग सुपरवाइजर, इस चीज की भी इंश्योरिटी करनी बहुत जरूरी होती है कि हमें प्लैंक्स या फिर हमारे मटेरियल को कौन सा लोकेशन पे हम कौन सा मटेरियल हमारे लिए सबसे बेस्ट है, हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर इस ये सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जब भी हम स्कैफोल्डिंग बनाने से पहले हम उसका प्री इंस्पेक्शन करना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी भी भाई को स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर या स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग, पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए, तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। जो भी स्कैफोल्डिंग सुपरवाइजर 1 या फिर कंप्यूटर टेस्ट हो गया या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट के लिए, प्रैक्टिकल के लिए अगर किसी को ट्रेनिंग चाहिए तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा फीडबैक है और इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे रिजल्ट है। अगर किसी भी भाई को और भी किसी तरह के हेल्प चाहिए तो वो भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।